अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ही शानदार किताब पढ़ने के बाद या मान लीजिए कोई गहरी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद दिमाग में एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होती है। हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे रहस्य सुलझ गए हैं। सही बात है। ऐसा लगता है हर एक बात एकदम साफ नजर आ रही है। उस वक्त तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो नई जानकारी मिली है ये हमेशा के लिए दिमाग में छप गई है। हाँ, लेकिन असल में ये एक बहुत ही आम अनुभव है। मनोविज्ञान की भाषा में अगर कहें तो इसे इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहा जाता है, यानी क्षमता का भ्रम। क्षमता का भ्रम? जी, मतलब दिमाग हमें धोखा दे रहा होता है। जी बिल्कुल। दिमाग ये धोखा देता है कि जो चीज़ एक बार आसानी से समझ आ गई वो हमेशा याद भी रहेगी। हाँ, और असलियत तो ये होती है कि 2 दिन बाद जब उसी विषय पर कोई चर्चा होती है तो दिमाग एकदम खाली हो जाता है। एकदम ब्लैंक। हाँ, जो बातें एकदम स्पष्ट लग रही थी वे धुंधली हो जाती हैं। मतलब ये कुछ सूखी रेत से महल बनाने की कोशिश करने जैसा है। सूखी रेत का महल, ये काफी अच्छी उपमा है ना? जब तक उस रेत को आकार दिया जा रहा होता है वो महल एकदम ठोस लगता है, लेकिन जैसे ही हवा का एक हल्का सा झोंका आता है सब कुछ बिखर कर वापस रेत बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। बिना किसी ठोस संरचना के नई जानकारी इसी तरह बिखर जाती है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। हम इस समस्या के समाधान पर बात कर रहे हैं। जी, और आज हमारे पास इसके लिए 2 बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। पहला है ए खटाना की ज़ेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी द्वारा विकसित पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर। हाँ, जो हमें ये समझाता है कि इस निष्क्रिय शिक्षा यानी पैसिव लर्निंग के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। बिल्कुल। और जो दूसरा स्रोत है वो एक बहुत ही बड़ा वैचारिक ढांचा है जिसे द रिकर्सिव आर्किटेक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज कहा गया है। इस चर्चा का हमारा मिशन यही है कि हम ये डिकोड करें कि एक व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया और वैश्विक स्तर पर इंसान के वैज्ञानिक ज्ञान के विकसित होने की प्रक्रिया में क्या समानता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों, मतलब व्यक्तिगत स्तर और वैश्विक स्तर, दोनों एक ही धागे से बंधे हुए हैं। सही बात है। तो अगर उसी रेत के महल वाली उपमा को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सूखी रेत में वो कौन सा सीमेंट मिलाया जाए जिससे ये जानकारी एक स्थायी इमारत बन सके। बिल्कुल। क्योंकि पारंपरिक शिक्षा में तो देखिए यही होता है कि महीनों तक सिर्फ जानकारी इकट्ठी की जाती है। हम किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और अंत में जाकर एक बड़ी सी परीक्षा होती है। हाँ, बस एक बड़ी परीक्षा। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो उस रेत को सूखने देती है। हटाना का जो ये लूप आधारित सिस्टम है ना, वो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये नया सिस्टम कहता है कि ज्ञान कभी भी अलगाव में पूरा नहीं होता या फिर किसी एक लंबे अंतहीन चरण में खत्म नहीं होता। इसके लिए एक निरंतर लूप की आवश्यकता होती है। एक निरंतर लूप? हाँ। मतलब लगातार चलने वाला चक्र? जी, और वो लूप है सीखना, परीक्षण करना, मजबूत करना और फिर आगे बढ़ना। इसे स्रोत में लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस कहा गया है। हर एक छोटे से कदम के बाद तुरंत मूल्यांकन होना चाहिए। यहाँ एक बात है, ये जो परीक्षण या टेस्ट शब्द है ना, इसे सुनते ही अक्सर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। हाँ, वो एग्जाम वाला डर। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें जज कर रहा है, कोई नंबर देने वाला है। और ये डर स्वाभाविक है। ये हमारी उसी पारंपरिक शिक्षा की देन है जहाँ टेस्ट का सीधा मतलब किसी को पास या फेल करना होता है। लेकिन इस लूप में टेस्ट का मतलब किसी को ग्रेड देना या जज करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है यहाँ? असल में ये एक स्मरण अभ्यास है जिसे रिट्रीवल प्रैक्टिस कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई नई चीज सीखी जाती है तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच बहुत कमजोर तार जुड़ते हैं। अच्छा। और जब हम तुरंत उस जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं बिना किताब देखें तो दिमाग को काफी मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत से, इस दिमागी घर्षण से ही वो तार मजबूत होते हैं। ओह, तो मतलब यही वो सीमेंट है जो सूखी रेत को जमने में मदद कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने, यही वो सीमेंट है। तो ये लूप का जो सिद्धांत है ये सुनने में काफी तार्किक लगता है कि लगातार सीखी हुई बातों को परखा जाए, लेकिन यह एक बहुत बड़ी वैचारिक चुनौती सामने आती है। जी बताइए। मैं सोचता था कि क्या सीखने के हर एक कदम पर लगातार परीक्षा देना, क्या ये इस पूरी प्रक्रिया को बेहद नीरस नहीं बना देगा? मतलब क्या इससे रचनात्मकता खत्म नहीं हो जाएगी? ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। हाँ। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर खड़ा होकर काम कर रहा हो, जहां हर पुर्जे की बार बार चेकिंग हो रही है।
क्या कभी-कभी बिना किसी दबाव के सिर्फ स्वतंत्र रूप से चीजों को एक्सप्लोर करना बेहतर नहीं है? ये जो पुशबैक है ये बहुत ही स्वाभाविक है। और देखिए, स्वतंत्र रूप से एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी भी है। लेकिन अगर उन स्वतंत्र विचारों को किसी ढांचे में नहीं ढाला गया तो वे बस हवा में ही उड़ जाएंगे। मतलब उनका कोई बेस नहीं रहेगा। बिल्कुल। रचनात्मकता को पनपने के लिए भी ना एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। स्रोत में इसे पदानुक्रमित संरचनात्मक एकीकरण कहा गया है, अंग्रेजी में हायरार्किकल स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन। ये शब्द तो काफी भारी भरकम लग रहा है। सुनने में जटिल है, हाँ, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ बस ये है कि ज्ञान को सीढ़ियों की तरह एक के ऊपर एक व्यवस्थित करना। और इस प्रणाली में सच्ची महारत हासिल करने के लिए 3 स्पष्ट स्तर बताए गए हैं। तो मतलब रचनात्मकता को खत्म करने के बजाय ये जो लगातार टेस्टिंग है, ये असल में उस रचनात्मक इमारत को गिरने से बचाती है। बिल्कुल सही, ये उसे एक ढांचा देती है। ठीक है, तो पदानुक्रमित संरचनात्मक एकीकरण, इस ढांचे के अनुसार जो महारत की सीढ़ियां हैं, चलिए उन्हें एक एक करके डीकोड करते हैं। इसका पहला स्तर किस बारे में है? तो पहला स्तर है फाउंडेशन, यानी नींव बनाना। इस स्तर का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ बुनियादी समझ विकसित करना होता है। बुनियादी समझ, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पहली बार सीख रहा है, तो वो क्या करेगा? वो नोटबुक एलएम जैसे एआई टूल्स की मदद लेगा। वो लंबी लंबी किताबों की समरी निकालेगा, माइंड मैप्स बनाएगा या बुनियादी डेटा टेबल्स तैयार करेगा। अच्छा, तो ये ऐसा हो जैसे किसी नए शहर में जाने से पहले वहां का नक्शा देखना, मतलब सिर्फ ये जानना कि कौन सी चीज कहाँ है ना? सही कहा। लेकिन लूप के नियम के अनुसार सिर्फ नक्शा देखना तो काफी नहीं है ना? हाँ, टेस्ट भी तो करना होगा। बिल्कुल। तुरंत रिकॉल या स्मरण शक्ति का परीक्षण करना होगा। इसके लिए बहुत ही साधारण फ्लैश कार्ड और बहुत बेसिक क्विज का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ कोई बहुत घुमावदार सवाल नहीं होते? नहीं नहीं, बिल्कुल सीधे सवाल, जैसे मशीन लर्निंग का बुनियादी अर्थ क्या है। बस ये देखा जाता है कि जो शुरुआती तथ्य हैं वो दिमाग में टिके हैं या नहीं। ये तो काफी स्पष्ट है। तो जब नींव मजबूत हो गई और बुनियादी शब्द समझ में आ गए, तब दूसरा स्तर क्या कहता है? दूसरा स्तर आता है एक्टिव लर्निंग का, यानी सक्रिय रूप से सीखना। अब ना तथ्यों को रटने का समय खत्म हो गया। ठीक है। इस स्तर पर समझ को गहरा किया जाता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति केवल जानकारी ग्रहण नहीं कर रहा होता, बल्कि वो सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और इंटरैक्टिव चैट के जरिए स्रोत के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा होता है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। स्रोत के साथ बातचीत करना, ये कैसे काम करता है? क्योंकि आमतौर पर तो इंसान किताब पढ़ता है, किताब उससे बात थोड़ी ना करती है। हाँ, और यहीं पर एआई और नए सिस्टम प्रॉम्प्ट्स गेम चेंजर साबित होते हैं। देखिए, एक साधारण तरीके में इंसान सवाल पूछता है और मशीन जवाब देती है। हाँ, जैसे हम चैटबॉट यूज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सक्रिय सीखने में प्रॉम्प्ट को इस तरह सेट किया जाता है कि वो एक सुकराती शिक्षक यानी सोक्रेटिक टीचर की तरह काम करे। मतलब मशीन जवाब देने के बजाय सीखने वाले से सवाल पूछने लगती है? एकदम सही। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प है। इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, उसी एआई वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। फाउंडेशन स्तर पर मान लीजिए हमने ये सीख लिया कि एआई हमेशा डेटा के आधार पर फैसले लेता है। ठीक है। अब सक्रिय स्तर पर सिस्टम अचानक एक सवाल फेंकेगा। वो पूछेगा, मान लो तुम्हें एक अस्पताल के लिए एआई बनाना है जो मरीजों की बीमारी पहचान सके, लेकिन तुम्हारे पास जो डेटा है उसमें सिर्फ एक ही उम्र के लोगों की जानकारी है। ऐसे में एआई क्या गलती करेगा? ओह, तो अब यहाँ सिर्फ परिभाषा याद होने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ परीक्षण का फोकस रिकॉल से हटकर एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग पर आ जाता है। मतलब अब जो क्विज होंगे वे सीधे तथ्य नहीं पूछेंगे? जी, वे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट आधारित परिदृश्य देंगे जहां ये साबित करना होगा कि उस जानकारी का असल दुनिया में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। दिमाग को इस घर्षण से गुजरना ही पड़ता है। समझ गया। मतलब अब हम ईंटें सिर्फ इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन ईंटों से एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो इसके बाद तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर क्या होता है? तीसरा स्तर है मास्टरी, यानी सच्ची महारत। इस स्तर पर पहुंचकर ज्ञान को एक स्पष्ट और
परिष्कृत ढांचे में ढालना होता है। यहाँ सीखने वाला व्यक्ति सिर्फ जानकारी का उपभोक्ता नहीं रहता, तो वो क्या बन जाता है? वो एक रचनाकार बन जाता है। वो ब्लॉग स्टाइल में अपने विचारों का संश्लेषण करता है और खुद नए जटिल सवाल और उनके जवाब तैयार करने लगता है। एक मिनट, अगर कोई इंसान खुद ही सवाल बना रहा है तो फिर यहाँ उसका टेस्ट कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ परीक्षण का ध्यान परफॉर्मेंस या प्रदर्शन पर होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी जटिल विषय को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता है ना, तब उसे असल में अपनी खुद की कमियों का पता चलता है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। किसी और को समझाते वक्त हम अटक जाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए वो व्यक्ति एआई के बारे में एक लेख लिख रहा है और अचानक उसे एहसास होता है कि अरे, मुझे खुद नहीं पता कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर की प्रक्रिया क्या होती है। मतलब उसे अपनी नींव में आई एक दरार मिल गई। जी, और इस स्तर की सबसे बड़ी खूबी यही है, कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनका लक्षित रिवीजन करना, दरारों को ढूंढना और उन्हें तुरंत भरना। ये पूरा 3 स्तरीय ढांचा, मतलब फाउंडेशन, एक्टिव लर्निंग और मास्टरी, ये तो वाकई उस लीकेज या जानकारी के रिसाव को पूरी तरह से रोक देता है। एकदम। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। अभी तक तो हम सिर्फ एक इंसान के दिमाग और उसके सीखने के तरीके की बात कर रहे थे। हाँ, जब एक व्यक्ति इस लूप का इस्तेमाल करके किसी विषय में महारत हासिल कर लेता है, तो क्या मानवीय ज्ञान का जो संपूर्ण ढांचा है, क्या वो भी इसी तरह काम करता है? मेरा मतलब है, क्या पूरी दुनिया का विज्ञान, हमारा इतिहास और हमारी सामूहिक समझ, क्या ये सब भी इसी पैटर्न का पालन करती हैं? और यही वो बिंदु है जहां व्यक्तिगत लूप से निकलकर एक वैश्विक सिस्टम थिंकिंग की जो तस्वीर है वो साफ होती है। ज्ञान की वास्तुकला या स्रोत का द रिकर्सिव आर्किटेक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज असल में यही दावा करता है। अच्छा। हाँ। जिस तरह से एक अकेला इंसान सीखता है, ठीक उसी तरह से पूरी मानव जाति भी सीखती है। ये बात मुझे किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस के अपडेट होने वाली प्रक्रिया की याद दिला रही है। ओएस अपडेट? वो कैसे? देखिए, जब किसी फोन में नया सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि पुराना ओएस गलत था? नहीं। सही बात है। पुराना ओएस तो अपने समय के लिए उस वक्त की जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सही था। वो बस एक अस्थायी प्लेस होल्डर था, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो तब तक काम कर रही थी जब तक कि एक अधिक उन्नत और बेहतर मॉडल उसे बदलने के लिए तैयार नहीं हो गया। तो क्या वैज्ञानिक ज्ञान भी ऐसे ही काम करता है? अरे वाह, ये ओएस अपडेट वाली उपमा तो ज्ञान के टेंटेटिव सिंथेसिस यानी अस्थायी संश्लेषण के सिद्धांत को बहुत खूबसूरती से समझाती है। अच्छा, इसे टेंटेटिव सिंथेसिस कहते हैं। जी, विज्ञान और ज्ञान की दुनिया में ना, कोई भी स्थापित तथ्य या कोई भी नियम कभी अंतिम सत्य नहीं होता। हर महान वैज्ञानिक सिद्धांत, चाहे वो आज कितना भी ठोस क्यों ना लगे, वो केवल एक अस्थायी प्लेस होल्डर ही होता है। वे केवल तब तक वैध रहते हैं जब तक कि कोई नई जानकारी या कोई अधिक सटीक मॉडल आकर उनकी जगह नहीं ले लेता। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम गलत नहीं थे। वे बस तब तक के लिए एक सही प्लेस होल्डर थे जब तक आइंस्टाइन ने आकर अंतरिक्ष और समय के मुड़ने का एक नया अपडेट नहीं दे दिया। एकदम सही। और ये सब एक रिकर्सिव आर्किटेक्चर या पुनरावर्ती वास्तुकला के तहत होता है। वो लूप वाला फंडा। हाँ। जैसे एक इंसान सीखता है, इस मामले में न्यूटन का नियम, फिर टेस्ट करता है, जैसे अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल को नापना, और फिर जब एक कमी महसूस होती है तो वो सुधार करता है, जो कि आइंस्टाइन का सिद्धांत था। हाँ, बिल्कुल। मानव जाति भी लगातार अपने ज्ञान के ढांचे को इसी लूप में अपडेट करती रहती है। लेकिन हर नए विचार को दुनिया इतनी आसानी से और तुरंत स्वीकार तो नहीं कर लेती ना। मतलब अगर आज कोई आकर दावा करे कि आसमान असल में हरा है और हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हैं, तो वैज्ञानिक समुदाय इसे ज्ञान का नया अपडेट थोड़ी मान लेगा। बिल्कुल नहीं मानेगा। और यहीं पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, जिसे मेटाफिजिकल कंसिस्टेंसी या तार्किक संगति कहा जाता है। तार्किक संगति? हाँ, जब भी दुनिया के सामने कोई नई जानकारी आती है तो उसे एक कसौटी से गुजरना होता है। या तो उस नई जानकारी को हमारे मौजूदा ज्ञान के ढांचे के साथ पूरी तरह से मेल खाना चाहिए, यानी वो पुराने ओएस के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। हाँ, और अगर वो नई जानकारी इतनी क्रांतिकारी है कि वो पुराने ढांचे में फिट ही नहीं बैठ सकती,
तो उसे बेहद कड़े परीक्षणों से गुजरना होगा। मतलब बार बार टेस्ट किया जाएगा। जी, और अगर वो हर एक परीक्षण में पास हो जाती है तो वो पुराने ढांचे को हमेशा के लिए तोड़ देती है। इसे विज्ञान की भाषा में पैराडाइम शिफ्ट या एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव कहा जाता है। अच्छा, पैराडाइम शिफ्ट। हाँ, जिसके बाद पूरी दुनिया को अपना नजरिया बदलना ही पड़ता है। ये वही स्ट्रेंथन और प्रोग्रेस वाला हिस्सा है, बस ये एक वैश्विक स्तर पर हो रहा है। ये सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। मतलब एक छात्र का अपने कमरे में बैठकर वो लर्न टेस्ट स्ट्रेंथन का लूप चलाना, वो असल में उसी महान लूप का एक छोटा सा हिस्सा है जिससे सदियों से पूरी दुनिया का विकास हो रहा है। बिल्कुल, और ये समानता केवल शिक्षा या विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। और भी कहीं है। जी, जब हम ज्ञान की इस वास्तुकला की गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि ये लूप वास्तविक दुनिया के हर जटिल क्षेत्र में मौजूद है। इस अवधारणा को स्रोत में ट्रांसडिसिप्लिनरी कॉन्सोलियंस या पार विषयी सहमति कहा गया है। थोड़ा ठहरते हैं। ट्रांसडिसिप्लिनरी कॉन्सोलियंस, यार ये एक ऐसा भारी भरकम शब्द है जिसे सुनकर कोई भी आम इंसान एक पल के लिए घबरा जाए। हाँ, शब्द भारी है। मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की जो व्यापार रणनीति है और एक 3 साल के छोटे बच्चे के दिमाग का जो विकास है, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें एक ही अदृश्य एल्गोरिदम पर काम कर रही हैं? ये बात थोड़ी हजम करना मुश्किल लग रही है। मैं समझ सकती हूँ, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है कि एक बच्चा और एक कॉर्पोरेट कंपनी एक ही तरह से कैसे सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन ट्रांसडिसिप्लिनरी कंसीलियंस का मतलब ही यही है कि जब बहुत ऊंचे स्तर की जटिलताओं को देखा जाता है ना, तो अलग-अलग विज्ञानों के बीच की जो सीमाएं हैं वो धुंधली हो जाती हैं। जो लूप मनोविज्ञान में काम कर रहा है वही लूप अर्थशास्त्र या बिजनेस में भी काम कर रहा होता है। अच्छा, ये कैसे संभव है? जरा बिजनेस और वो बच्चे का मनोविज्ञान वाला उदाहरण ही तो गहराई से समझते हैं। बिजनेस में ये लूप कैसे काम कर रहा है? देखिए, व्यापार की दुनिया में इसे अक्सर ऑपरेशनल एक्सीलेंस या एजाइल कार्यप्रणाली कहा जाता है। कोई भी सफल कंपनी हमेशा प्लान टीच फीडबैक का चक्र चलाती है। मान लीजिए एक कंपनी ने एक नई स्मार्ट वॉच बनाई और उसे बाजार में उतारा। ये उनका फाउंडेशन या सीखना हुआ। अब बाजार में लोग उस वॉच को खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि यार इसकी बैटरी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये बाजार का डेटा हुआ। बिल्कुल, जो उस कंपनी के लिए एक टेस्ट का काम कर रहा है। इसे प्रयोग सिद्ध प्रमाण या एम्पेरिकल एविडेंस माना जाता है। अरे वाह, तो बाजार उनके लिए एक तरह का फ्लैश कार्ड हो गया जो सीधे बता रहा है कि उनका जवाब गलत था और उनकी नींव कहाँ कमजोर है। सटीक रूप से। अब वो कंपनी उस फीडबैक के आधार पर अपनी बैटरी तकनीक को मजबूत करती है और फिर वॉच का दूसरा वर्जन लॉन्च करती है, यानी प्रोग्रेस करती है। बिजनेस का विकास पूरी तरह से इसी निरंतर लूप पर टिका है। कोई भी प्रोडक्ट अंतिम नहीं होता, वो बस अगले अपडेट का इंतजार कर रहा होता है। ये बात तो बिजनेस के नजरिए से एकदम शीशे की तरह साफ हो गई। लेकिन एक बच्चे का दिमाग, वहां ये एल्गोरिदम कैसे फिट बैठता है? वहां तो कोई बाजार या प्रोडक्ट है ही नहीं। वहां भी बिल्कुल यही होता है। मनोविज्ञान में, खासकर बाल विकास में, इंसान के दिमाग को एक मानसिक मोज़ैक या विचारों के एक ताने बाने के रूप में देखा जाता है। अच्छा, जब एक बच्चा दुनिया को समझना शुरू करता है तो वो अपनी समझ का एक ढांचा बनाता है। मान लीजिए एक बच्चे ने अपने घर में पहली बार एक कुत्ता देखा। ठीक है। उसके दिमाग ने तुरंत एक नियम बना लिया, 4 पैर वाला और बालों वाला जानवर कुत्ता होता है। ये उसका फाउंडेशन लेवल या शुरुआती प्लान हो गया। ठीक है, उसने एक बुनियादी जानकारी ग्रहण कर ली। अब कुछ दिन बाद वो बच्चा सड़क पर एक बिल्ली देखता है। उसके भी 4 पैर हैं और बाल भी हैं। ये उस बच्चे के दिमाग के लिए एक टेस्ट है। उसके सामने एक नई जानकारी आ गई है। हाँ। अब वो बच्चा उसे देखकर कहता है कुत्ता। हाँ, क्योंकि वो उसी पुराने नियम को लगा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो इस नई जानकारी को अपने पुराने ढांचे में फिट करने की कोशिश कर रहा है। इसे मनोविज्ञान में एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन बिल्ली तो कुत्ता नहीं है ना, तो अब उसे फीडबैक कैसे मिलेगा? उसके माता पिता उसे टोकेंगे। वे कहेंगे, नहीं बेटा, ये कुत्ता नहीं, बिल्ली है। ओह। ये वो फीडबैक या बाजार का डेटा है जो बता रहा है कि उसका पुराना नियम गलत था। अब उस बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे अपनी दुनिया देखने का नजरिया बदलना ही पड़ेगा।
उसे समझना होगा कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता। उसे अपने मानसिक मोज़ेक को तोड़कर फिर से एक नए, ज्यादा सटीक तरीके से बनाना होगा। इसे अकोमोडेशन कहते हैं। और यही वो पैराडाइम शिफ्ट या वैचारिक बदलाव है जिसकी बात हम विज्ञान के संदर्भ में कर रहे थे। बिल्कुल। जब बच्चे का दिमाग इस नए नियम को स्वीकार कर लेता है तो वो प्रोग्रेस करता है। यानी चाहे कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेहतर बना रही हो या कोई बच्चा दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो, दोनों ही लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन, प्रोग्रेस के एक ही बुनियादी लूप से गुजर रहे हैं। अद्भुत। और नवाचार और तकनीक की दुनिया में भी यही खोज और आविष्कार का चक्र काम करता है। हम बुनियादी विज्ञान से कुछ खोजते हैं, उसे एक तकनीक में बदलते हैं जो कि हमारा टेस्ट है। हाँ। और फिर उस तकनीक के इस्तेमाल से जो नई कमियां या संभावनाएं दिखती हैं, उनसे हमें और गहरे विज्ञान की प्रेरणा मिलती है। यानी हम उसे स्ट्रेंथन करते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का लगातार एक दूसरे को बेहतर बनाना इसी पुनरावृत्तीय वास्तुकला का जीता जागता प्रमाण है। अगर आज की इस पूरी विस्तृत और गहन चर्चा के सार को हम समेटें तो एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आती है कि सच्ची महारत कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक रातों रात मिल जाए। बिल्कुल नहीं। या सिर्फ किसी एक किताब को पढ़ लेने से दिमाग में बस जाए। ये एक सचेत, सक्रिय और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें घर्षण का होना बहुत जरूरी है। परीक्षण या टेस्ट से घबराने के बजाय हमें उसे ज्ञान को मजबूत करने वाले सीमेंट की तरह देखना चाहिए। सही बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे वो किसी छात्र का व्यक्तिगत अध्ययन हो, किसी विशाल कॉरपोरेट का व्यापारिक चक्र हो या संपूर्ण मानव जाति का विज्ञान हो, विकास और महारत हमेशा एक ही रास्ते से होकर गुजरते हैं। हाँ। सीखना, परखना, मजबूत करना और आगे बढ़ना। ये जो निरंतर और संरचित लूप है ना, यही इस ब्रह्मांड में ज्ञान को टिकाऊ बनाता है। और जब इस व्यवस्था को एक बार गहराई से समझ लिया जाता है तो जानकारी के विशाल समुद्र से डर नहीं लगता। बिल्कुल। भारी से भारी जानकारी भी इन लूप्स में बंटकर आसानी से समझ में आने लगती है और हमारे नजरिए का एक स्थायी हिस्सा बन जाती है। ये सच में चीजों को देखने का नजरिया बदलने वाली चर्चा रही। लेकिन इस गहन विचार विमर्श को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। जी बिल्कुल। आज ये बात सामने आई कि इस पुनरावर्ती वास्तुकला या लूप के अनुसार दुनिया के सभी स्थापित तथ्य, सभी नियम और विज्ञान केवल अस्थायी प्लेस होल्डर हैं। हाँ। वे सिर्फ तब तक सच हैं जब तक कोई नया और बेहतर मॉडल लाकर उन्हें बदल नहीं देता। यही विज्ञान, समाज और मानव विकास की सबसे अटल सच्चाई है। हर ज्ञान अपने अगले अपडेट का इंतजार कर रहा है। तो ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारे आज के समाज का या हमारे अपने जीवन का ऐसा कौन सा अटल सत्य है जिसे आज हम पत्थर की लकीर मानते हैं, लेकिन जो असल में बस अपने अगले बड़े पैराडाइम शिफ्ट या वैचारिक बदलाव का इंतजार कर रहा है। बहुत गहरा सवाल है ना? ऐसा कौन सा नियम है जो आने वाले कल में पूरी तरह से पलट जाने वाला है? इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस चक्र को हमेशा चलते रहने दें।